नमस्कार साथियों। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वर्ष 2043 में उत्तराखंड ऐसा राज्य बन जाए, जहां पहाड़ों से पलायन लगभग रुक चुका हो, जहां हर युवा अपने जिले में रोजगार मिले, जहां गांव खाली नहीं बल्कि आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन जाए, जहां पर्यटन, तकनीकी, शिक्षा और पर्यावरण एक साथ विकास की नई कहानी लिख रहे हो। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या यह संभव है? क्या उत्तराखंड 2043 तक भारत का सबसे विकसित पर्वतीय राज्य बन सकता है, या हम आने वाले 17 वर्षों में भी उन्हीं समस्याओं पर चर्चा करते रहेंगे जिन पर आज कर रहे हैं? आज की इस विशेष महाबहस में केवल समस्या की बात नहीं करेंगे। आज की इस विशेष चर्चा में हम केवल समस्याओं की नहीं बात करेंगे, बल्कि हम उत्तराखंड के भविष्य का पूरा रोड मैप समझेंगे। मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद 1966, उत्तराखंड के भविष्य पर विचार, संवाद और समाधान का मंच। आज हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के विकास विषयों के जानकार, जल शक्ति मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी श्री कुंवर सिंह रावत जी। रावत जी, आपका हार्दिक स्वागत है उत्तराखंड संवाद 1966 में। नमस्कार ओम प्रकाश जी, धन्यवाद। रावत जी, उत्तराखंड राज्य बने 26 वर्ष हो चुके हैं। यदि आज हमें ईमानदारी से मूल्यांकन करना हो तो आप कहाँ मानते हैं कि हमने सफलता हासिल की है और कहाँ हम पीछे रहे? देखिए ओम प्रकाश जी, बात प्रश्न ये बहुत बढ़िया है कि भाई हमने आज तक क्या किया। 26 साल करीब करीब हो चुके हैं, तो ये नवंबर में 26 साल हमें 1 नवंबर को पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद आगे 27वां साल भी लग जाएगा। तो पहले तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में प्रगति हुई है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि बिल्कुल प्रगति नहीं हुई है। हालांकि जो एक उम्मीद जाहिर की गई थी वो चीजें नहीं हुई, तो फिर भी देखिए 4 धाम का विस्तार हुआ है 2014 के बाद। ये जो 4 धाम की यात्रा का, इसमें जो रोड को ऑल वेदर रोड के रूप में कन्वर्ट किया गया, तो वो विस्तार हुआ है काफी तेजी से। अब टूरिज्म भी बड़ा है और एक उत्तराखंड को देश विदेश में पहचान मिली है, बहुत अच्छी बात है। और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाएं तो बड़ी हैं। अब जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड कितना बड़ा है, ये एक मूल्यांकन करने की अलग से बात है। सुविधाएं बहुत दी गई हैं। सुविधाएं मैंने आपको बताया था कि हर ग्राम पंचायतों में कुछ कुछ दूरी पे स्कूल खोल दिए गए, तो उसका परिणाम क्या हुआ, मतलब ये कि लाभ हुआ या नुकसान हुआ, ये भी एक सोचने की बात है। चुनौतियां कम नहीं है, चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, ये तो मानना पड़ेगा। चुनौतियां जो एजुकेशन के मामले में, स्कूल तो आपने खोल दिए, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ करके, तो वो भी एक चुनौती है। अब पलायन देखिए 26 साल में मैंने कई को से सुना है कि जब से ये प्रदेश बना है, ये पलायन लगातार बढ़ता गया है। अब उसमें आने वाले टाइम में कई चीजें और सामने आ रही हैं। जैसे एक बात आपको बता दूं, 1990 के बाद लगातार उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया खाली होते गए। अब हम कहेंगे यार उत्तराखंड तो 2000 में मिला, तो पलायन तो पहले से स्टार्ट हो गया था। तो पलायन को रोकना था, ऐसी एक रणनीति बननी थी, वो पलायन नहीं रुका। तो पलायन को कैसे रोका जाए, ये भी एक समस्या है। पहाड़ और मैदान का जो संतुलन मेंटेन नहीं कर पाए हम, असंतुलन हो गया। जो पहाड़ के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और 3 डिस्ट्रिक्ट जिनका हम नाम लेते रहते हैं, 26 सालों में जनरली उन्हीं पे फोकस किया गया, उनका विकास हुआ है। और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास नाम से क्या हुआ है, ये एक बहुत सोचने वाली बात है। और युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिला है। अब उसके लिए देखिए पहाड़ों में उन्होंने कहा जी रोजगार कृषि के साथ जोड़ दिया गया।
तो ये कितनी बात सही हुई है, उसका मॉनिटरिंग प्रोग्राम तो बहुत अच्छा बनाया गया, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट किया गया तो कहाँ चूक हो गई। और दूसरी बात, उसकी मॉनिटरिंग नहीं की गई कि भाई आपको कुटीर उद्योग दे दिए गए, आपको गाय बकरी वगैरह के लिए लोन दे दिया गया, कई चीजें ऐसे। तो बहुत बड़ी बात है, ये असंतुलन है। और जो हमारे ऑफिसर हैं, ये शायद पहाड़ पे चढ़ना भी शायद पसंद नहीं करते। तो इसके बारे में भी बहुत सारी चर्चा होनी बाकी है अभी। और गांव में जो बुनियादी सुविधाएं देनी चाहिए थी, हो सकता है कि कागजों में दे दी गई हो, और आज भी सभी लोग शायद संघर्ष कर रहे हैं। उसमें भी पहाड़ के जो दो क्षेत्र हैं, एक दुर्गम क्षेत्र है, एक सुगम क्षेत्र है। पहाड़ों में भी, एक मैं प्लेन वाली बात नहीं कर रहा हूं, उसमें भी जो वैली वाली जगह है वो सुंदर जगह है, जैसे गढ़वाल का श्रीनगर है, पीपल कोठी है, सतपुली है, और इधर हमारे इस साइड में आप देखेंगे तो मरचुला से भिक्यासैन चौखुटिया तक है, ये सुगम क्षेत्र में माना जाता है। उधर बागेश्वर का कुछ एरिया उधर का है, तो ये सुगम में माना गया है। और जो बिल्कुल ही हिल साइड है, जनरली रानी के तलमोड़ा, ये भी बिल्कुल टॉप पे ही, उसमें पौड़ी है या चमोली है, बिल्कुल उस पे बसे हैं, तो वहां भी सुगम और दुर्गम दोनों है। तो अभी भी जो सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं जो होनी चाहिए थी, उसके लिए अभी संघर्ष जारी है। जी। सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि उत्तराखंड ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। सड़कें भी बढ़ी हैं, चार धाम यात्रा का भी विस्तार हुआ है, पर्यटन भी बढ़ा है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी सुविधाएं बढ़ी हैं। लेकिन चुनौतियां फिर भी कम नहीं है। पलायन अभी भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। पहाड़ और मैदान के विकास में बैलेंस दिखाई नहीं देता। युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार नहीं है, और कई गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो साथियों, आपकी नज़र में उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो साथियों, कमेंट में बताएं कि आपकी नज़र में उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या क्या है। रावत जी, जब हम विकसित उत्तराखंड कहते हैं तो उसका वास्तविक अर्थ क्या है? जी, विकसित उत्तराखंड जो विजन डॉक्यूमेंट खासतौर पे 2043 का बना है, प्रधानमंत्री जी ने एक बार सभी को बोला है, सभी राज्यों को, कि भाई आप विकसित राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब विकसित राज्य होंगे। तो उसकी परिकल्पना की गई है। तो उत्तराखंड को भी 2043 का एक टारगेट दिया गया है कि आप कि विकसित राष्ट्र के लिए पार्टिसिपेट करें, और उसमें तब तक आप 2043 तक आप अपने को सशक्त बना लें। अब उसमें देखिए, विजन क्या होता है कि आपने ऊंची ऊंची इमारतें तो बना दी, लेकिन ऐसा है कि उससे विकसित कहलाएगा आदमी, ये हम नहीं कह सकते। हालांकि चाइना ने इस बारे में जहां भी गया है, उन्होंने सबसे पहले टाउन का डेवलपमेंट किया, यानी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई। कई जगह वहां पे मीडिया में रिपोर्ट आती है कि खाली भी है। अब क्या है कि देखिए, नागरिकों का जीवन जो वहां पे रह रहे हैं, उनका जीवन जो है बेहतर होना चाहिए, यानी उनको रोजगार अच्छा मिले। और जो एक विकसित राज्य का जो सपना होता है, उसमें होता है कि कम से कम जो युवा है 60% से ऊपर उनका रोजगार हो, उनको रोजगार मिले। और वो स्थिति हमारे उत्तराखंड में भी नहीं है। तो 2043 तक क्या बनेगी? और साफ सुथरे गांव हो या शहर हो, यानी अब तो गांव शहर की ओर कन्वर्ट होना है, 70% शहरीकरण होना ही है 2043 और 2047 के बीच में। तो अब युवाओं को अवसर मिले। देखिए, शहरीकरण होता है तो उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, और महिलाओं को जो है ना, आर्थिक शक्ति बनने का मौका मिले। तो कैसे मिले? पहाड़ की जो खास तौर पे महिलाएं पहले आत्मनिर्भर थी, सशक्त होती थी। जैसे हम इंदिरा न्यूवी वगैरह और कुछ आईसीआई की चेयरमैन रही है पहले, उनका नाम भी लेंगे तो, हालांकि ठीक है, लेना सही है नहीं है, तो उनसे हाई लेवल पे ऐसे कंपेयर करें तो और भी है बहुत सारी, ऐसी बात नहीं है। तो उनके नाम है जो जिन्होंने अपने आप को सशक्त बनाया। तो महिलाओं ने जहाँ पे, एक हमारे मटपाल जी हैं,
तो उनको शायद राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है। भीमताल में अभी है या नहीं है मैं नहीं कह सकता हूँ। तो वो ये कहते थे कि जिस दिन से पहाड़ की नारी ने काम छोड़ दिया ये काम, तो उस दिन से हमारी कृषि धराशायी होगी। मतलब और भी बहुत सारी चीजें थी, वो सारी चीजें ऑलमोस्ट खत्म हो गई। तो क्या सारी जिम्मेदारी पहाड़ की नारी की है? तो अब हम ज्यादातर पहाड़ के जो 10 पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि हम लोग भी जो पलायन हुआ है तो वो किसी कारणवश पहाड़ से ही हुआ है। और मैं कहता भी हूँ कि 1 करोड़ आदमी हमारा वहां से पलायन हुआ है। तो महिलाओं को, जो महिलाएं वहां रह गई हैं, तो उनको आर्थिक शक्ति कैसे मिले, और दूसरा गांव कैसे मजबूत हो, गांव का डिजिटलाइजेशन हो, कई चीजें हैं इस तरह से। तो और बात है कि विकास तो हो ही रहा है, पर्यावरण का जो बैलेंस है, संतुलन, वो कैसे बनाया जाए। अब ऐसे कि नहीं कि पहाड़ खोद दिया। कल एक मीडिया रिपोर्ट में वीडियो आ रहा था मीडिया में कि बागेश्वर का एक पहाड़ भरभरा के गिर गया, तो किसी ने बोला कि वो ऑल वेदर रोड का है, तो पता आइडेंटिफाई किया है तो बागेश्वर साइड का है। तो वहां पे खड़िया का खनन भी हो रहा है। तो ये बातों के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा कई चीजों का। तो जुटा रहे हैं, रॉ मटेरियल भी ले रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि पूरा पहाड़ का नाश हो जाए। तो वो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ भी नहीं होनी चाहिए। तो एक विकसित राज्य की परिकल्पना यही मानी जाएगी कि आपको सबको रोजगार मिले। हम उसमें तमिलनाडु को देखते हैं, महाराष्ट्र को देखते हैं, गुजरात को देखते हैं, आंध्रा को देखते हैं, तेलंगाना को देखते हैं, कर्नाटक को देखते हैं। ये राज्य दूसरे राज्य के लोगों को रोजगार देते हैं, अपनों को तो रोजगार देते हैं। कर्नाटक का आदमी आपको दिल्ली में शायद ही मिले, और गुजरात का आदमी भी नहीं मिलता, भी बहुत कम मिलता है। तो ये एक विकसित राज्य की परिकल्पना है जिसमें कि सभी लोग अपने काम में बिजी रहें, और सभी अपने काम, उनको काम इतना हो कि बहुत ज्यादा काम हो करने के लिए, काम की कोई कमी ना हो, और काम करने वाले भी हमें बाहर से बुलाने पड़े, वहां के तो रोजगार मिले ही। तो ऐसे एक विकसित राज्य की परिकल्पना की गई है, उसको हम विकसित मानेंगे जी। तो साथियों, विकसित राज्य केवल ऊंची इमारतों से नहीं बनता। विकसित राज्य वह है जहां नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हो, जहां युवाओं को अवसर मिले, जहां महिलाओं को आर्थिक शक्ति मिले, और जहां गांव मजबूत हो, जहां विकास और पर्यावरण का संतुलन बना रहे। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि उत्तराखंड के भविष्य पर ऐसी गंभीर और समाधान आधारित चर्चा देश भर तक पहुंचे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। रावत जी, यदि आपको 2043 का विकास मॉडल बनाना हो तो उसके मुख्य स्तंभ क्या क्या होंगे? देखिए, 2043 का जो टारगेट अचीव करने की बात चल रही है, उसमें आपने पूछा है कि स्तंभ क्या होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो स्तंभ बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो मुख्य 5 स्तंभ पे बात करेंगे, तो वो उनको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, उनको परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। तो नंबर 1 पे चला डिजिटल उत्तराखंड। आज एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। उसी से एआई का जो टेक्नोलॉजी है, जो उसकी मतलब साइंटिफिक तरीका है, सब कुछ मेथड चेंज है। आज आपको एक सेंटेंस आप बोलते हैं तो आपको तुरंत वो सारी चीजें मिल जाती हैं। अब उसके लिए देखो, आपको गांव में इंटरनेट होना जरूरी है, डिजिटल सेवाएं होना बहुत जरूरी है, ये सारी, ताकि आपको बहुत सुविधाजनक मिले। आज डॉक्टर आपको क्या पर्ची में लिख रहा है, क्या वो लिख रहा है, आप तुरंत जान लेते हैं कि ये मेडिसिन किसके लिए बनी है, पहले ये पता नहीं होता था। तो डिजिटलाइजेशन का जमाना चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। उसका यदि बताया जाए तो भारत सरकार की कितनी योजनाएं चल रही हैं, उत्तराखंड सरकार की कितनी योजनाएं चल रही हैं, वो भी आपको पता लग जाएगा। और जो मॉनिटरिंग करेंगे उनका भी पता लग जाएगा कि हाँ यार, ये योजनाएं चल भी रही हैं या नहीं चल रही हैं। एक्चुअली में कहीं ऐसा तो नहीं है कागजों में चल रही हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ कि प्लान को बनाना है, प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, प्लान को मॉनिटरिंग करनी है, ये सारी चीज, तब सफलता मिलती है कि अब किस लिए आपने ये बनाया था करके। अच्छा, गांव-गांव में ये सुविधाएं पहुंचे। पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग अपने गांव इसलिए जाते थे कि वहां पे इंटरनेट काम नहीं करता। अब दिल्ली का आदमी यदि अपने गांव टूरिस्ट बन के गया है,
1 हफ्ते के लिए गया है, 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। तो आजकल वर्क फ्रॉम होम तो चल ही रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है बच्चों की, बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए आपको यानी कि इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है। ये बातें, तो ये तभी सार्थक होगा कि आप हमारा पूरा डिजिटल उत्तराखंड बने। जी अच्छा, उसके बाद महत्वपूर्ण शिक्षा का है मामला, एजुकेशन का। तो एजुकेशन में देखिए टेक्नोलॉजी का यूज है, और जो स्किल्ड डेवलपमेंट है खास तौर पे, अब एक मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट में बनाई गई है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। वो इसलिए बनाई गई है कि हमारे यहाँ एक जो कामगार हैं, कामगारी क्या है मतलब नीचे लेबर से लेकर के ऊपर के जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, उनको एक स्किल्ड होना चाहिए, मतलब जो आपकी जरूरत है। टाइमली क्या कोर्सेज भी डिजाइन हो रहे हैं आजकल, डिफाइन हो रहे हैं, चेंज। एआई से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स आ गए हैं, एआई ने बहुत रेवोल्यूशन, वो मतलब रेवोल्यूशन ला दिया, क्रांतिकारी वो चीजें ला दी है। तो वो होना बहुत जरूरी, ताकि हमारा उत्तराखंड उससे छूता ना रहे। अच्छा, रोजगार आधारित होना चाहिए। मान लीजिए हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको ये पता है कि 10th के बाद, किसी ने बोला था कि क्या गुजराती लोगों को 10वीं या 12वीं के बाद पढ़ने नहीं दिया जाता? 60% लोग 10वीं तक ही पढ़ते हैं। तो उन्होंने एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स बनाए हैं। 10th के बाद वो डिप्लोमा ले लेते हैं, 8th के बाद भी डिप्लोमा ले लेते हैं, और तुरंत उनको जॉब मिलती है। तो वैसे ही हमारे यहाँ भी अब वो जो डिग्री कॉलेज का जमाना है, ये है, वो भी ठीक है, उनमें 5-10% कर सकते हैं। बाकी मुझे लग रहा है कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज को डिजाइन करना चाहिए। तो और जो रोजगार आधारित अर्थव्यवस्था बने, तो उससे तो आप काफी तेजी से डेवलप होंगे। अब बताइए, हमारा आदमी यहाँ से विदेश जा रहा है, वो डॉलर वहां से डॉलर भेजता है कुछ बचा के। मान लीजिए उसने 1 लाख रुपया भेजा, 1 लाख रुपए उसका डॉलर कन्वर्ट किया, 2 लाख, जो भी $100 भेजा, $200 भेजा। तो ऐसे क्या है, हमको यहाँ फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो कहते यार वो बच्चा वहां से कमा के भेज रहा है, मिल तो उसके फैमिली को रुपया रहा है, लेकिन डॉलर आपको, जो यूएस का डॉलर मिला, वो आपको फॉरेन एक्सचेंज के लिए रिजर्व बैंक में आ गया। तो वैसे ही हमारा आदमी वहां से पैसा भेज रहा है, तो यहाँ के बैंक भरे हुए। तो बैंक का आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बरकिंडा नाम की जगह पे वो बैंक का एटीएम को बंद करना पड़ा। तो मैंने बैंक मैनेजर से पूछा, भाई ये क्यों बंद किया? तो अच्छा था, ठीक है, पैसा निकाल करके, हम भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे तो कैश वैश देना पड़ता था। उन्होंने कहा जी यहाँ पे 50 ट्रांजेक्शन डेली का होना चाहिए, लेकिन वो 25 ट्रांजेक्शन पे से ज्यादा नहीं हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने, बैंक ने डिसाइड किया कि इसको बंद कर दिया जाए। तो वो देखिए, एक पैसा आना जाना, ट्रांसफर होना, सभी लोग मनी का सर्कुलेशन होता है। तो रोजगार आधारित, अब पैसा मिलेगा तो हम लेबर को देंगे, उसका अपना घर चलेगा, ये सारी चीजें। उसके बाद है स्थानीय उद्योग है, जो अब आप उद्योगों के लिए, उद्योग का नाम आएगा तो आप 3 डिस्ट्रिक्टों को दिखाएंगे, यानी आप पहाड़ के लिए कोई उद्योग नहीं दिखाएंगे। तो हम कह रहे हैं एआई से रिलेटेड उद्योग, आईटी इंडस्ट्री के उद्योग, फूड प्रोसेसिंग के उद्योग, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के से रिलेटेड उद्योग फूड प्रोसेसिंग में आ जाएंगे। तो वो चीजें, और स्टार्टअप। अब स्टार्टअप के बारे में आज तक मुझे लग रहा है कि शायद ना स्कूल में पढ़ाया गया है, ना कॉलेज में पढ़ाया गया होगा। जो भी कॉलेज वहां पे हैं, उन कॉलेजों को शायद स्टार्टअप का मीनिंग पता है या नहीं है, आई डोंट नो, क्योंकि आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तुरंत तो बता भी देता है। तो मैं जब डीपीआईटी में रहा हूँ, डीआईपी भी होता था, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, वहां एक स्टार्टअप सेक्शन था। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब 2014 में आए थे, तो उन्होंने एक हमारे यहाँ एक ऑफिसर बोलते थे, स्टार्टअप स्टैंड अप, यानी स्टार्टअप को स्टार्ट करो, एक प्रोजेक्ट है, और अपने पांव पे खड़े हो जाओ, स्टैंड हो जाओ, ये स्टार्टअप एंड स्टैंड अप। तो ये बहुत सारी चीजें डिफाइन की जा सकती हैं। अब उसके बाद है पर्यटन उद्योग। पर्यटन उद्योग, मान लीजिए आज पता चला है कि धनगढ़ी में पुल बन गया है, तो वहां से सुना है कि दिल्ली से भी लोग वहां पे जा रहे हैं कि नहीं, हमको धनगढ़ी का पुल जरूर देखना है। ठीक है जी, वहां चले गए। उसके बाद भाई
आने वाले टाइम में उससे आगे मरचूला भी जाएगा, आगे भिक्कियासैंण जाएगा, आगे चकोटिया जाएगा। ये सारी चीजें कैसे डेवलप होंगी टूरिज्म सेक्टर के लिए, एआई के रिलेटेड। एआई से आपने फॉरेन से बुलाया किसी को, हाँ भाई आप आ सकते हो, दिल्ली से बुलाया, नागपुर से बुलाया, कहीं से भी बुलाया, ये यानी कि तीर्थ यात्रा का भी स्थान, ये एक रोड बन जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। ये भी एक टूरिज्म एक इंडस्ट्री हो गया। अच्छा, आधुनिक जो आधारभूत ढांचा है हमारे पास, सड़क और रेल संपर्क, तो उस ओर मुझे लग रहा है गवर्नमेंट धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जैसे रेलवे ने अभी कुछ ट्रेनें रामनगर से भी चलाने की तैयारी की है, ये पता चला, हमें एआई से पता चला है। तो अभी अश्विनी वैष्णव जी रामनगर से देहरादून के लिए एक नई ट्रेन चली है, हफ्ते में 2 दिन चलेगी, बाद में सुना है कि डिमांड हो जाएगी तो 4 दिन चलेगी। तो वो क्यों चलाएगी, ये एक लोगों की डिमांड हुई है। अब इन्होंने कहा जी बांद्रा से रामनगर वाली जो ट्रेन है उसको भी बढ़ाई जाए, बढ़ जाएगी। और दिल्ली जैसलमेर तो सॉरी, रामनगर से दिल्ली होते हुए जैसलमेर जाती है, वो है संपर्क क्रांति जाती है, दिल्ली रामनगर से चंडीगढ़ जाती है, रामनगर से आगरा फोर्ट जाती है। तो ये रेलवे की कनेक्टिविटी बन गई। तो हम एक बात जरूर रिक्वेस्ट करेंगे रेलवे मिनिस्ट्री से कि आप इनका ध्यान ये जरूर रखिए कि पर्वतीय क्षेत्र में जिनको रेलवे का वो पकड़ना है तो उनकी तो टाइमिंग चेंज कीजिए। मान लीजिए आपने देहरादून और चंडीगढ़ के लिए 5:30 बजे का टाइम रखा है, वो टाइम ठीक नहीं है। पहाड़ से आने वालों के लिए कम से कम आपको 8 या 10 बजे तक का टाइम देना चाहिए। तो 10 बजे जो दिल्ली के लिए ट्रेन आती है उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं पकड़ी जाती। अब दूसरी है एयर कनेक्टिविटी। अब सवाल यह कि पंतनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो चकोटिया में एयरपोर्ट प्रपोज्ड है और गोचर का एयरपोर्ट है, हालांकि वो शायद कुछ कारणवश वो सिविलियन को नहीं देते। और बद्रीनाथ के एरिया के लिए आसपास कुछ हेलीपैड वगैरह बनने की और भी, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत रहती है। अब उसके साथ हवाई संपर्क हो गया, रेल का हो गया, सड़क का तो बना ही है, सड़क के साथ अब बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आधुनिक ढांचा ये भी है, साथ साथ में जो सिस्टम और भी चीजें आ रही हैं, जो लोग टूरिस्ट आता है उसको क्या क्या नीड्स चाहिए वो उसके बाद में ध्यान देना पड़ेगा। नीड्स से मतलब है खाने पीने से अलावा कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है, घूमना फिरना, कुछ यानी कि कुछ लोगों ने क्या कर रखा है, वो रिजॉर्ट में कुछ नए नए गेम टाइप के स्टार्ट कर रखे हैं बच्चों के लिए, उनके लिए। कुछ आपने जिम कॉर्बेट के आसपास देखा होगा, कैमल खड़े होते हैं, वो भी एक उसका पार्ट है। कुछ ने घोड़े रखे हैं, कुछ ने हाथी रखे हैं। तो वो खैर वो पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए, और उनके जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से उनसे भी परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी है। तो उसका भी संतुलन बहुत जरूरी है। विकास और हिमालय का जो सुरक्षा का जो साथ साथ है, यानी दोनों चीजें इकट्ठी होनी चाहिए। अब ये ना हो कि हिमालय पर्वत इतनी भीड़ हो जाए, हिमालय पर्वत ही पिघल जाए। तो पिघल रहा है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, कुछ सालों में 1 डिग्री बढ़ा है कह रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि अचानक ना तो बारिश हो रही है, ना कुछ हो रहा है, और बाढ़ आ गई, क्योंकि जो हिमानी जो ग्लेशियर है वो पिघल जाएंगे। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो हमने 5 स्तंभों के बारे में बात की, इसको बात करने के लिए बहुत सारे स्तंभ हैं, बहुत सारे। उस पर हो सकता है हम कोई प्रोग्राम ऐसा बनाएं, उस पर हम डिस्कस करें। जी साथियों, रावत जी ने अपनी तरफ से 5 मुख्य प्रमुख बातें बताई, जिसमें हर गांव तक इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं हो, एआई टेक्नोलॉजी और स्किल आधारित शिक्षा हो, स्थानीय उद्योग, स्टार्टअप और पर्यटन पर जानकारी दी, सड़क, रेल, हवाई संपर्क के बारे में बताया, और विकास और हिमालय की सुरक्षा भी साथ साथ में हो। रावत जी, यदि आपको एक समस्या चुननी हो तो सबसे पहले किस समस्या का हल आप निकालने की कोशिश करेंगे? देखिए, आपका प्रश्न वहीं पे घूम फिर के आ गया। ये है रोजगार। देखिए, स्टडी यानी पढ़ाई के लिए और रोजगार के लिए। अब बच्चा जहां जाके पढ़ता है वहीं उसको रोजगार आसपास देखता है, ये बात क्लियर है। हालांकि आजकल 12th के बाद आपको ऑल ओवर इंडिया में जाने का मौका मिलता है, सीट जहां मिलती है, चाहे आप मेडिकल कर रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे आप और भी कोर्सेस यानी एग्रीकल्चर का कर रहे हैं, फार्मेसी का कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। तो आपको जहां सीट मिलेगी वहां जाना पड़ेगा। एक ढांचा ऐसा बनाया गया है।
तो अब हम कहेंगे कि पहाड़ी एरिया में कैसे रोकेगा। अब हमारा जो मेन कारण है, क्योंकि हमारे जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम हमारी 10 डिस्ट्रिक्टों की, जिसके लिए उत्तराखंड बनाया गया था। तो उसमें रोजगार का होना बहुत जरूरी है। ये आपको याद होगा कि भाई यानी कि 1980 और 1990 के दौरान जितने भी लोग दिल्ली में जॉब करने के लिए आते थे, उनके फैमिली गांव में रहती थी। हो सकता है कि वो एक माइंड में आता था कि हम एक मनी ऑर्डर वाली इकोनॉमी थी हमारी पहाड़ की, कि भाई मनी ऑर्डर आ गया है, बच्चों मतलब यहाँ से भेजते थे। जैसे मैंने बताया ना, यूएस से वो अपने पेरेंट्स के लिए भेजते हैं डॉलर, तो वैसे ही हमारे यहाँ से, हमारे लिए समझ लो यूएस दिल्ली था, तो दिल्ली से पैसा कमा करके मनी ऑर्डर के थ्रू भेजा जाता था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रोजगार उसी टाइप से मिले। कैसे मिले, ये नहीं कह रहा कि फैमिली से आप अलग रहिए, वैसे रहिए, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बना दीजिए। जो 3 डिस्ट्रिक्ट आपको दिए गए हैं, इसके आप उत्तराखंड का जो स्टार्टिंग आप देखिए, एनडी तिवारी जी का भी कॉन्सेप्ट यही था कि जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इनमें उधम सिंह नगर नंबर 1 पे है, इनको सारा इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाया जाए। इंडस्ट्रियल बेल्ट, तो इंडस्ट्रियल बेल्ट वाले इसमें सारे प्रोजेक्ट लगे हो। इवन मैं कह रहा हूं, आप कोटद्वार ले लीजिए, पौड़ी का, उसको भी ले लीजिए, आप रामनगर का नीचे का हिस्सा ले लीजिए, आप हल्द्वानी पूरा ले लीजिए, इनमें सब में प्रोजेक्ट लगाइए, रिहायश हटाइए, रिहायश आप बना दीजिए, पहाड़ों में बना दीजिए, बहुत सुंदर जगह, साफ सुथरी, और कनेक्टिविटी ऐसे कर दीजिए कि आप 2 घंटे में आप, मैं आपको कई बार एग्जांपल दे चुका हूं कि रोहड़ी से नोएडा जाने में आदमी को चाहे मेट्रो में चले जाए, उसको 2 घंटा करीब लग जाता, अपने घर से लेके ऑफिस तक पहुंचने में 2 घंटा। तो वो जैसे 9 बजे का ऑफिस है तो 7 बजे चलता है, तो 9 बजे तक पहुंच जाता है। तो वैसे हम कहें कि हम भी रोहड़ी से नोएडा जा रहे हैं, तो हम समझें कि हम चकुटिया से पंतनगर काशीपुर आ रहे हैं, और वहां वो समझे कि पौड़ी से वो कोटद्वार आ रहे हैं, और उधर वो समझे कि हम अल्मोड़ा से, ऐसी शॉर्टेज बना दिया जाए, अल्मोड़ा या उसके आसपास से हम हल्द्वानी आ रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट हो, सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। एनडी तिवारी जी ने एक एचएमटी की फैक्ट्री का भी रानी बाग में किया था, काठगोदाम के पास में, कुछ कॉन्सेप्ट था उनका, ऐसा बात नहीं है, मैं कोई गुणगान नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने अच्छा काम किया तो अच्छी बात है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्टों को रिहायश छोड़ करके आप इमिडिएटली सर प्रोजेक्ट में डाल दीजिए, तो रोजगार रहेगा। 2 घंटे में आप चले जाएंगे, 2 घंटे में आएंगे। आप ये देख लीजिए, आप किसी के भी बच्चे देख लीजिए, कोई यदि दिल्ली एनसीआर में, एनसीआर के कंसेप्ट भी इसीलिए बनाया गया है कि 1.5 घंटे में आप दिल्ली से मेरठ चले जाएं, दिल्ली से मुरादाबाद तक पहुंच जाएं, दिल्ली से पलवल पहुंच जाएं, दिल्ली से आप ये सोनीपत, पानीपत पहुंच जाएं। कई लोग आते हैं ऐसे, फास्ट ट्रेन बन जाए। और वैसे ही हम कह रहे हैं कि हम पंतनगर, हरिद्वार और देहरादून को ध्यान में रख करके उन एरिया को कनेक्टिविटी बहुत अच्छी पहाड़ों की बन जाए, तो पहाड़ों में ही रोजगार, देखिए रोजगार यहाँ हो गया, आने जाने का आवागमन हो गया, उससे क्या होगा कि आपका जो आने जाने का सिस्टम है, स्कूल जो इंस्टीट्यूशन की बस है वो भी लगी रहेगी, और अच्छे जो कॉलेजेस हैं, अच्छे विश्वविद्यालय हैं, वो सारे पहाड़ी एरिया में नजर आएंगे, क्योंकि वहां पे फैमिली आपकी वहां होगी, तो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। और दूसरी बात यह कि जो नीचे प्लेन एरिया है पहाड़ों में, जो मैंने आपको सुगम बोला है, उनमें भी आप छोटे छोटे प्लांट लगा सकते हैं, एआई की फैक्ट्री, एआई से रिलेटेड, आर्टिफिशियल फैक्ट्री नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऑफिसेज हैं, वहां भी बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा। और आप आईटी पार्क बना सकते हैं, आप और भी बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की छोटी छोटी चीजें बना सकते हैं, उनमें बहुत सारे लोग काम करेंगे। और आप कुछ वैसे इंडस्ट्रियल पार्क जो बोला गया कि 25 एकड़ में हिली एरिया में बन जाएगा, वो मैंने कई बार अपने उसमें भी बोलता हूँ, अपने चैनल पे भी बोलता हूँ, आपके चैनल पे भी बहुत सारी बातें हुई है। तो ऐसे उससे क्या होगा, गांव तो बचेंगे, पलायन रुकेगा ही, और गांव भी बचेंगे, और यानी गांव बचेंगे तो संस्कृति बच जाएगी। संस्कृति कैसे, आपने कभी ध्यान दिया है बंगाल वालों की मैरिजेज, आप तो जानते हैं, बिहार वालों की मैरिजेज, झारखंड वालों की, और भी बहुत सारे स्टेट हैं, वो दिल्ली में रहते भी हैं, तो दिल्ली में उनकी वो शादी ब्याह विवाह वगैरह नहीं करते। उसका क्या कारण है, उनके कुछ कल्चर है,
कुछ कस्टम्स है उनके, वो वहीं पे किए जा सकते हैं। अब मान लो केले के पत्ता मंगाया या कुछ ऐसी चीज है, गोदान के लिए वो मंगाया, तो वो कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे। वो कल्चर को पूरा करते हैं, लेकिन हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं नीचे आकर के वो कल्चर पूरा नहीं हो पा रहा। तो शादी ब्याह वगैरह, अब ये तो प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि आप उन साइडों में कीजिए, वहां पूरे कल्चर फॉलो होंगे। अब यहाँ क्या आपको छोटी गाय मिलेगी? नहीं मिलेगी। केले का पत्ता मिलेगा? नहीं मिलेगा। कुछ और भी चीजें होती हैं। और जो धारा भेंटने का था, आजकल चलो धारे है ही नहीं शायद, लेकिन फिर भी एक धारा भेंटने की परंपरा गढ़वाल में थी, कुमाऊं में थी, वो कहाँ चली गई? कुछ नहीं है। और देहली भेटी जाती थी, वो उसका कोई परंपरा नहीं है। वो सब भूल गए हैं क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो वो सारी चीजें बचेंगी। यानी रोजगार का मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया कैसे हो सकता है करके, और संस्कृति भी बचेगी और पलायन तो खत्म हो जाएगा। जी साथियों, रोजगार होगा तो पलायन भी रुकेगा, पलायन रुकेगा तो गांव भी बचेंगे, और गांव बचेंगे तो हमारी संस्कृति भी बचेगी। साथियों, क्या आप मानते हैं कि रोजगार मिलने पर पलायन कम हो सकता है? हाँ या ना में अपनी राय कमेंट में हमें अवश्य दें। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रावत जी, कल्पना कीजिए कि हम वर्ष 2043 में पहुंच गए हैं। आप कैसा उत्तराखंड देखना चाहते हैं? देखिए, मेरा कहना है कि उत्तराखंड, मैं 2043 का उत्तराखंड कैसे देखना चाहता हूँ, एक मेरे मन में एक अलग चीज है सोचने वाली। तो वो यदि पूरा हो जाए, मैंने पहले के प्रश्न का जो उत्तर दिया तो उसमें भी आपको काफी कुछ बताया है। तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड, हम अपने जो बड़े स्टेट हैं यानी रिच स्टेट हैं, चाहे उनमें आप तमिलनाडु को ले लीजिए, चाहे आप तेलंगाना को ले लीजिए, आंध्र प्रदेश को ले लीजिए। आंध्र प्रदेश बहुत अच्छे तरीके से बहुत विकास मतलब विकसित होता जा रहा है कंटिन्यू, जबकि तेलंगाना उससे अलग हो गया, यानी बहुत कुछ वो ले गया। कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है। ये स्टेटों की श्रेणी में हम आना चाहते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश भी धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन हम और भी तेजी से काफी आगे तक पहुंचना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारा मीनिंग है कि वो लोग रोजगार करने के लिए दूसरे स्टेटों में नहीं जाते हैं, उनकी आप देख लीजिएगा। तो हमारा आदमी वहां तक पहुंचता है। तो हम ये चाहें कि हमारा आदमी पढ़ करके यही रोजगार करे और अपनी एक अलग से एक उद्यम स्टार्ट करे, एंटरप्रेन्योर बने। यानी खुद, जैसे गांव में पहले के टाइम में जमींदार एक्चुअल में औरतें थी, उनको पूरे खेतों का मालूम था कि भाई कहां से हमारा खेत कहां से कहां तक है, उसमें गहत होगा, भट्ट होगा, ज्वार होगा, बाजरा होगा, गेहूं होगा, चावल होगा, कहाँ क्या क्या होगा। अब चौखटिया में भी जाइए, मैं कुछ टाइम पहले गया था, 6 जून को एनवायरमेंट डे था उस दिन, तो वहां के मित्रों ने बुलाया था। तो वहां देखा तो धान की खेती हो रही है, बिल्कुल हरा भरा ऐसा हो रखा है, हरियाली जैसे रामगंगा के किनारे। तो क्या वो लोग उद्यमी नहीं है? उद्यमी हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि उस टाइप की एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन का होना बहुत जरूरी है। अब इंस्टीट्यूशन आपने ऐसी जगह पे बना दिए हैं जो कि लोग शायद वो आ ही नहीं पाते, वो इधर की साइड में नहीं आते। परसों ही कुछ बातें हुई थी चौखुटिया में, वहां पे डिमांड उठी है कि जब सारी सिंचाई चौखुटिया और मासी क्षेत्र में होती है, तो आपका ऐसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रानी की अल्मोड़ा में बैठ के क्या कर रहा है? वहां तो कोई सिंचाई का है नहीं। तो ये समय आ रहा है। तो हमारा 2043 का उत्तराखंड कैसे होगा, कैसे उद्यमी। और दूसरी बात है, एक IIM इंदौर है, वहां पे 12th करने के बाद 30 सीटें ऑलमोस्ट हैं, 30 सीटें। तो वो जो सीटें हैं किस टाइप की है? इंटीग्रेटेड कोर्स की है, बिजनेस के गुरु को सिखाया जाता है, बिजनेस मैनेजमेंट। ये बहुत बड़ी चीज है। तो 12th के बाद ही सीधा वो मास्टरी करके अपने वो उद्योग खोलते हैं खुद। तो इस टाइप के एक प्रोग्रेसिव होना चाहिए, और प्रत्येक जिले में अपनी एक आर्थिक पहचान हो। आर्थिक पहचान का मतलब है, किसे कहते हैं यार धान का कटोरा है, किसे कहते हैं गेहूं का कटोरा है, कोई कहते हैं ज्वार का है, कोई कहते हैं गहत का है, कोई कहते हैं कुछ गुलाब से वो यानी बागवानी हो रही है।
कुछ ऐसे करके, कुछ कहते हैं प्याज ही प्याज हो रहा है, कुछ कहते हैं आलू ही आलू हो रहा है। इस टाइप के जिले डेवलप किए जाएं इस तरह से। तो एग्रीकल्चर से फील्ड से मतलब नहीं है, वहां पे कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। चाहे आप कुछ भी ऐसे बनाइए करके, उनको एक पहचान बनानी पड़ेगी, एक स्टडी का मामला है। और पर्यटन, टूरिज्म को आधुनिक है। आपको मैंने बताया कि कुबेर इन की बात थी, तो वहां पे एक वो सैफ है, तो जोगदा कहते हैं उन्हें, तो मेरी उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने कहा यार एक आदमी का फोन आया टूरिस्ट का फॉरेन से, तो वो कुछ इंग्लिश में बोलने लगा कि मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने उनको बताया कि भाई आजकल कुछ ऐसे फोन आ गए हैं, एप्पल के आ गए हैं या अच्छे वाले, तो उसमें एआई फीचर है सभी में। तो उसमें क्या है, वो लैंग्वेज ऑप्शन आता है। मान लीजिए वो इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आपको हिंदी में सुनाई देगा, और आप यहाँ हिंदी में बोल रहे हैं तो उनको इंग्लिश में सुनाई देगा, बहुत अच्छे तरीके से। तो मैंने कहा ये बिजनेस को बढ़ाने का तरीका है। तो उन्होंने, मैंने कहा आप फ्रेंच का भी ले सकते हो। ऐसा मुझे कहां से पता चला, एक जो वीडियो वाले गए चाइना में, तो चाइना में तो इंग्लिश भी नहीं जानते, तो एक बड़ी बात नहीं है, वो इंग्लिश को बीट करने जा रहा है, इंग्लिश वालों को खत्म कर देगा आने वाले टाइम में। तो उन्होंने कहा हिंदी भी नहीं जानते, तो उसने कहा यार मैं फिर इंग्लिश क्यों बोलूं। वो जो यूट्यूबर था, वो सही बात है, चाइना में गया था, वो युआन प्रदेश में गया था शायद, तो कहते तो मैं हिंदी में बोलता हूँ। तो उसके बाद सॉफ्टवेयर था हिंदी में, और उसने बोला कि हिंदी का, उसने भी हिंदी का कर लिया, चाइना वाले ने हिंदी से चाइनीज में हो गया। तो ये हिंदी में बोल रहा है यूट्यूबर, वो वहां से चाइनीज में उसको रिप्लाई दे रहा है, तो ये इसको हिंदी में सुनाई दे रहा है। तो ऐसे करके ये बिजनेस बनाने का टूरिज्म इंडस्ट्री में। अब कहीं भी कोई टूरिस्ट आता है, उसके बात को आपको माननी पड़ेगी ना, वो चाहे फ्रेंच जानता हो, चाहे आपको जर्मन जानता हो, बहुत आते हैं कई लोग डिस्कवर कर। यूट्यूब चैनल, हमारे जो यूट्यूब चैनल है, इनको भी काफी लोग दूर दूर से देखते हैं डबिंग की। हम यूट्यूब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चैनलों को सारा डब करें, तो हम जो उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के हम इस एरिया का हिडन जो वैली है उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो दूसरी बात है पर्यावरण से संरक्षण का, उसका भी ध्यान रखना है कि एक फौज बनाई जाए अनएम्प्लॉयड की, जो भी है जो खाली बैठे रहते हैं। हमने बोला कि आप फॉरेस्ट गार्ड में उनकी भर्ती कीजिए, और भी काम ले सकते हैं, कभी डिजास्टर मैनेजमेंट का काम हो जाता है, कभी कुछ ऐसे काम हो जाता है, तो उनको आप ले सकते हैं। यानी कि पर्यावरण को बचाए रखने के, क्योंकि जो आग वगैरह लगती है उससे तुरंत उनको बचाया जाए, जंगलों को। और जंगलों से हमें क्या क्या मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है, कई चीजें आने वाले टाइम में पहाड़ों में है। पहाड़ों में आपको जो एआई डेटा सेंटर लग रहे हैं, उससे टेम्परेचर बढ़ना है, तो आपको पहाड़ों में स्वास्थ्य के लिए जाना पड़ेगा, मेडिकल सुविधाएं, कई चीजें। तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। पहाड़ तो एक खजाना है हेल्थ का। तो हमारे एक ऑफिसर रिटायरमेंट पे पहले बोलते थे, जब पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, रिटायर नहीं तो एक होता है कि हेल्थ है तो वेल्थ है, तो आपके पास हेल्थ रहेगी तो वेल्थ करेंगे। तो मुझे लगता है काफी रिटायर्ड पर्सन अच्छी सुविधा के साथ वो जाना चाहते हैं वहां पे। कुछ लोग तो शायद ऐसे आपके जो गांव हैं उन गांवों में रहना चाहते हैं, उन गांवों को अच्छा, टूरिज्म सेक्टर को अच्छा डेवलप करके। ये नहीं कि आपको यार 10 लाख 20 लाख रुपए लगाना है, आप उन्हीं मकानों को ठीक कीजिए। मुझे लग रहा है 5 लाख में ठीक तरह से हो जाएगा, 4-5 लाख में। नहीं भी है तो कुछ भी आप धीरे धीरे करते रहिए, ऐसे करके ये सारी चीजें हैं, ये आसानी से हो सकती हैं जी। तो दोस्तों, हम भी ऐसा उत्तराखंड देखना चाहेंगे जहां युवा बाहर नौकरी खोजने नहीं बल्कि अपना खुद का काम शुरू करने की सोचे, जहां गांव में डिजिटल कनेक्टिविटी हो, जहां प्रत्येक जिले की अपनी आर्थिक पहचान हो, जहां पर्यटन पूरे वर्ष रोजगार दे सके, जहां पर्यावरण संरक्षण विकास का भी आधार बन सके। तो साथियों, आज की चर्चा से एक बात स्पष्ट है, उत्तराखंड का भविष्य केवल सरकार नहीं बनाएगी, बल्कि सरकार, समाज, युवा, उद्यमी, किसानों, प्रवासी उत्तराखंडी सभी को मिलकर भूमिका अपनी अपनी निभानी चाहिए। यदि सही दिशा, सही नीति और सही सोच अपनाई जाए तो 2043 का उत्तराखंड केवल एक सपना नहीं बल्कि एक वास्तविक बन सकता है। दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं डिजिटल उत्तराखंड मिशन पे। क्या
उत्तराखंड का हर गांव डिजिटल विलेज बन सकता है? क्या डिजिटल क्रांति पलायन रोक सकती है? क्या गांव में बैठे युवा दुनिया भर की कंपनियों के लिए काम कर सकते हैं? क्या एआई और तकनीकी उत्तराखंड का भविष्य बदल सकते हैं? इन्हीं सवालों पर होगी चर्चा अगले भाग में। यदि आप चाहते हैं कि विजन उत्तराखंड 2043 की यह पूरी श्रृंखला लगातार जारी रहे, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और उत्तराखंड के लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें 2043 के विकसित उत्तराखंड के लिए सबसे जरूरी कदम क्या है। मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे थे उत्तराखंड संवाद। रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय थैंक भारत, जय यू। उत्तराखंड।